बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। कचरा समझा था जिसको, वही अब सोना बन गया। धरती का हर अंश अब किसान का अपना धन बन गया। पराली, गोबर, सब्जी का हर छिलका बायो वेस्ट से वेल्थ बन गया, जिससे गांव भी शहर सा रोशन बन गया। इस एपिसोड में हम आज उसी वेस्ट की बात करेंगे जिसको हम कह सकते हैं वेस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ रॉ मटेरियल एट रॉन्ग प्लेस। जी हां, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में इस समय पर सुबोध कुमार जी इस समय मौजूद हैं। आपका स्वागत है सुबोध जी। साथ ही रवि गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। आपका भी स्वागत है रवि जी। जैसा मैंने कहा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट मैनेजमेंट, किसान की पराली एक बड़ी समस्या थी। बड़ी इसकी हेडलाइन हमने सुनी, देखी, लेकिन अभी भी पराली एक समस्या है। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस जरूर पिछले 2-4 साल के बीच के अंदर में निकल करके आए, जिसमें बायो वेस्ट से आप वेल्थ की तरफ कैसे कन्वर्ट हो सकते हो उसके ऊपर पे ध्यान हुआ। दूसरा, जिस पे आप बड़ा तेजी के साथ काम भी कर रहे हैं, एथेनॉल। आपका शुगर केन है, आपका मेज है, आपकी अदर एग्री प्रोड्यूस हैं, जिसको कल तक कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी। तो E20 आ जाने से अब जो उसके बीच के अंदर में उसकी जो बुक्कत कह सकते हैं, या यूं कहें कि उसकी अहमियत बनी है और किसान को एक वाजिब दाम अब मिलने लगा है। इसको किस प्रोस्पेक्ट के साथ आप देखते हैं और आगे इसका भविष्य क्या देखते हैं? सबसे पहले सवाल पे आऊँगा कि जो पराली जो है एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन का हर साल का एक चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि बहुत पराली जलती है। बड़े आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा कि देश में करीब 750 मिलियन टन का एग्रीकल्चर रेसिड्यूज हमारे पास होता है, और जिसमें से रफली 450 ऑन फार्म यूज हो जाता है, क्योंकि एनिमल खाते हैं और सब कुछ। हमारे पास करीब 200-250 मिलियन टन का जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज सरप्लस है। ये सारा का सारा एग्रीकल्चर रेसिड्यूज जो है, हम धीरे धीरे करके इसको कंप्रेस बायोगैस से इसमें बना सकते हैं। पराली से हम कंप्रेस बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है, जिससे जो पराली आज हम जलाते हैं उसी का ही प्रॉपर यूज करके उसकी गैस बना के हम अपने ईंधन में, अपनी गाड़ियों में, अपनी इंडस्ट्रियल यूज में उसको ला सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक इथेनॉल का सवाल का है, तो इथेनॉल तो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं तो बहुत टाइम से इस पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एथेनॉल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने किसान को वाकई ही अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया है। बिल्कुल। आपको कुछ आंकड़े देता हूँ मैं कि आज से करीब 6-7 साल पहले हम सिर्फ 35 करोड़ लीटर एथेनॉल जो है वो ब्लेंडिंग करते थे। आज के दिन में वो करीब हम 1100 करोड़ लीटर पे आ गए हैं। अच्छा, 35 करोड़ से 1100 करोड़ का लीटर का हमने सफर तय किया। राइट। और भारत देश में का जो इथेनॉल प्रोग्राम है, वो फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। ओके। वो सबसे आगे क्या हुआ, ठीक है। कुछ सालों के पहले मैं आपको लेके जाता हूँ कि देश में ऐसी हालत थी कि किसानों का जो बकाया था, शुगर मिल्स ने जो देना था, वो करीब 20,000 करोड़ का था, ठीक है। हमारे पास इतनी सरप्लस चीनी थी कि हमें उसको इंसेंटिव देके एक्सपोर्ट करना पड़ता था। करीब 10,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव में 2-3 सालों में गए होंगे। आज वो सारी की सारी जो सरप्लस है वो देश के लिए वरदान बन गई है, क्योंकि आज हम चीनी से इथेनॉल
बना पाए हैं, ठीक है। और जिसका जो फायदा है वो सीधे ही किसानों को हुआ है। ओके। उनको अपने लिए उनको पेमेंट टाइम पे मिलने लग गया है। उनके लिए जब पेमेंट टाइम पे मिलता है किसान को और मार्केटेबिलिटी उनके प्रोडक्ट की होती है तो किसान भी थोड़ी मेहनत करता है। हमारे जो ईल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं उसमें बहुत इजाफा आया है, ठीक है। राइट। तो फार्मर को सिर्फ ये नहीं कि एक प्राइस भी मिल रहा है, फार्मर को अपनी जो धरती पर जो पहले एक एक्स चीज एक्स टन कमाता था वो एक्स प्लस हो गया, तो उससे भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है। तो एक ये फ़ायदा गन्ने के हिसाब से, और इसी तरह मक्के में हुआ है। मक्के से इथेनॉल बनाने में 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग रिलीज़ किया था। तब अगर आप उस समय का आसपास का आंकड़ा देखें तो मक्के की प्राइस 1700, 1600, 1700 रुपये पर क्विंटल होती थी। आज जो मक्का है एथेनॉल में कन्वर्ट होने के बाद आज के दिन मक्के की प्राइस करीब 2300 रुपये क्विंटल के करीब करीब आ गई है। ठीक है। तो ये 7000 रुपये पर क्विंटल का जो इजाफा है ये सिर्फ जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को इसका श्रेय जाएगा। ठीक है। तो किसानों के हिसाब से बहुत ही फ़ायदा किया है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने, और ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है हमारे देश की। और इसका श्रेय ज़्यादा जो है पॉलिसी मेकर्स को जाएगा कि उन्होंने इस बारे में सोचा और इतने जल्दी ऐसी पॉलिसी बनाई कि आज के दिन में सब लोग इससे खुश हैं। इससे खुश हैं, बिल्कुल। हालांकि E50 तक के भी प्रोग्राम्स की अभी चर्चा होने शुरू हुई है, उस पर मैं आऊँगा। सुबोध जी, जिस तरीके से एक रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर के बीच में आ रहा है, पहले तो हम ये देखते थे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फार्मर ग्रो कर रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ उसके प्रोड्यूस से की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते थे। लाइक ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसका कलर एक्सट्रैक्ट कर लिया, बायो कलर्स के बीच के अंदर में उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब बायो एनर्जी ज़रूर इसके बीच के अंदर में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, चाहे वो आपका एथेनॉल की फॉर्म के बीच के अंदर में हो, कार्बन क्रेडिट्स की फॉर्म के बीच के अंदर में हो। इसको थोड़ा सा हम इसके इकोनॉमिक्स को समझना चाहेंगे। दूसरा, मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट ये देख रहा था, चाहे इंदौर है आपका सबसे क्लीनेस्ट सिटी, और वहाँ पे तकरीबन जो म्युनिसिपल पार्टी का जो वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट जिसको अपन बोल देते हैं, उसी से ही तकरीबन 17,000 किलो बायोगैस CNG जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ये एक बड़ा नंबर है जिसकी वजह से वहाँ पे जो पोल्यूशन का कंट्रोल है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री बनने की एक यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर में बात कही हुई है। क्या लगता है आपको, फार्मर्स का इसके बीच के अंदर में कहीं कोई स्टेक होगा इस 3 लाख के अंदर में, या इंडस्ट्री का ही ये फुल स्टेक है? फार्मर्स कैसे बेनिफिट लेंगे? धन्यवाद मंचन जी। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी आप खेती करते हैं फार्मर्स, तो वो जो भी उनका प्रोड्यूस होता है वो हम लोग बराबर गिनते हैं कि कितना ग्रेन हुआ, कितना मक्का हुआ, कितना गेहूँ हुआ, कितना धान हुआ। एक चीज़ हम इग्नोर कर जाते हैं कि हर खेत से 1 एकड़ खेत है, मान लीजिए वहाँ 2-2.5 टन अनाज हुआ, हाँ। तो उतना या उससे कहीं ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस होता है, जो कि कचरा कह लीजिए या जैविक कचरा कह लीजिए, जो भी है। और उसके कुछ इस्तेमाल है, जैसे रवि भाई ने बताया कि सब उसमें कुछ तो चारे में चला जाता है, कुछ और यूजेस में चला जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बायोमास हैं जिनका कि इस्तेमाल नहीं होता था। तो अब पराली जैसे एक संकट की तरह आ गया था कि उसको बार बार जला देते थे ये, तो पराली जो है उसका इस्तेमाल किया गया बायोगैस बनाने के लिए और 2G इथेनॉल बनाने के लिए भी। तो दोनों, तो इसका एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट आया कि कुछ जगहों पे, ख़ास तौर से अभी पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये इसके जलने की कुछ कमी आई है, और वो पराली जो है वो या तो 2G इथेनॉल प्लांट में इस्तेमाल हुआ या CBG प्लांट में इस्तेमाल हुआ। अब इसमें फार्मर्स को जो बेनिफिट मिलना है, क्योंकि पराली उनके खेत से आ रही है, एक तो उनको पहले जो जलाने में खर्चा आता था, आप ये मत मानिए कि सिर्फ माचिस लगाने से जल जाता था, ऐसा नहीं है, पर एकड़ कुछ डीजल भी पड़ता था, उसमें छिड़काव करना पड़ता था। तो वो सब खर्चे बच गए, उनका जो खेत जल्दी साफ हो जाता है, तो अगली फसल कनक की जो लगाते हैं, गेहूं की लगाते हैं, तो उसमें तैयारी जल्दी हो जाती है। ठीक है। मक्के की जो रवि भाई ने बात बताई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मक्का जो है 16-17 रुपए से 22-24 के भाव में आ गया, और अभी भी इसका जो वेस्ट है
वो भी एक बहुत बड़ा फीड स्टॉक है बायोगैस के लिए, सीबीजी के लिए। इनफैक्ट अगर पराली से 100 टन पराली से मैं 10 टन सीबीजी बनाता हूँ तो मक्के के वेस्ट से मैं 12 या 13 टन बना पाऊंगा। अच्छा। और इसके ऊपर में प्लांट ऑलरेडी चल रहे हैं जहाँ पे कि कॉर्न कॉब जिसे कहते हैं, यानी भुट्टा के जो अंदर का जो सफ़ेद मटेरियल होता है वो कॉर्न कॉब कहलाता है, फुल ऑफ सेल्यूलोज होता है वो, और पूरा कॉर्न का पौधा जो स्टोर कहते हैं हम लोग। तो ये सारे में बहुत अच्छा पोटेंशियल है सीबीजी के लिए। ओके। और फिर एक और कहानी अभी नया चालू हो रहा है कि जैसे आपने बोला कि इसमें क्या क्या चीज़, तो सिर्फ सीबीजी पे कहानी नहीं खत्म होती। 2G इथेनॉल भी बनता है, सीबीजी बनती है, कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे कहते हैं, और अब बायोचार और बायो ऑयल, ये दोनों चीज़ें भी इससे बन सकती हैं। उसमें नॉट ओनली कि सिर्फ फसल का ही अवशेष आएगा, हम फॉरेस्ट के बहुत सारे अवशेष होते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर मैं बायो ऑयल के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा मुझे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं। चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कच्चा तेल केवल और केवल आप ये मत समझिए कि मिडिल ईस्ट में मिल रहा है, रशिया के अंदर मिल रहा है, या फिर अमेरिका ही उसका प्रोड्यूस कर रहा है। वो कच्चा तेल किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपके खेत में भी प्रोड्यूस हो रहा है। उस पर हमारी चर्चा जारी है, और उसको कैसे आप अपने फायदे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक के उस पार। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें, और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं, और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। फसल अवशेष पौधे का वो भाग है जो कटाई और गहाई के बाद बच जाता है, यानी भूसा, तना, डंठल, पत्ते और छिलके वगैरह फसल अवशेष कहलाते हैं। धान, गेहूं, सरसों, ग्वार, मूंग, बाजरा और गन्ने से बड़ी मात्रा में अवशेष मिलते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत के खेत हर साल लगभग 8 करोड़ टन कृषि अवशेष उत्पन्न करते हैं। इसमें से केवल 22% ही उपयोग में लाया जा रहा है, बाकी खेतों में जला दिया जाता है। जबकि ये कचरा बहुत ही काम का है। आप इसे बेचकर पैसे बना सकते हैं या खेतों में खाद और पलवार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें सीधे ही खेतों में डाल दें या फिर कंपोस्ट बना लें। इस तरह की खाद बहुत शानदार होती है, जिससे मिट्टी में जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। गेहूं, चावल फसल प्रणाली में तो चावल की कटाई के बाद खड़े ठूंठों के बीच ही गेहूं बो दिया जाता है। पराली के ये ठूंठ शुरुआत में पलवार का और बाद में खाद का काम करेंगे। गाय और भैंसों का गोबर तो और भी महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से आप बायोगैस बना सकते हैं। ये गैस चूल्हा जलाने और घर को रोशन करने के काम में आती है। गैस निकलने के बाद बची स्लरी खाद का काम करती है। रवि जी, सुबोध जी एक बात कर रहे थे कि ऑयल, बायो ऑयल कैसे निकलेगा, उससे फार्मर को इनकम कैसे होगी, या जिसकी मैंने बात कही 3 लाख करोड़ रुपए का एक नया मार्केट, 3 लाख करोड़ रुपए का एक नया मार्केट अगर खड़ा हुआ है सामने, तो उसमें फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका शेयर क्या है? इसके बायो ऑयल की बजाय मैं इसको संज्ञा देना चाहूँगा बायो एनर्जी की। तो डिफरेंट एग्रीकल्चर मटेरियल एक डिफरेंट तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे बायो इथेनॉल का हमने अभी जिक्र किया कि आप जो है मक्के से आप 2G पराली से इथेनॉल बना सकते हैं। अभी हमारे देश में ज़्यादा जो बन रहा है
वो शुगर केन से और मक्के से बन रहा है। 2G की अभी शुरुआत हुई है। ठीक है। और 2G के बारे में बाकी देशों में भी काफ़ी काम हुआ है, लोग बगास से भी एथेनॉल बनाना शुरू किया। कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं क्या, या इसके लिए बड़ा प्लांट ही चाहिए? क्या फार्मर लेवल के ऊपर पे फार्म जिस तरीके से FPO या FPCs बन रहे हैं, क्या दे कैन कंट्रीब्यूट? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट है ना, वो बायो मास की एग्रीगेशन का है। ओके। उसमें कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा साथ दे सकती है। ठीक है। जैसे कि अगर आप पराली का एग्जांपल दें, तो उस खेत को जो साफ करना है, राइट, उसके लिए आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, रेकर्स हैं, बेलर्स हैं, कन्वर्टर्स हैं, और उसको उस CBG प्लांट तक लेके जाने का काम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ठीक है। जो कि आज हमारे जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, यंग फार्मर्स हैं, FPOs हैं, वो सारा का सारा जो बायो वेस्ट है, जो कलेक्शन का काम है, वो कर सकते हैं। ओके। और CBG प्लांट को सप्लाई करें, और CBG जो है, जो बनाने वाले हैं, वो आगे उसको ग्रिड में और छोटे छोटे लोगों को। तो जब सर्कुलर इकोनॉमी होती है, तो उसमें हर कॉटेज इंडस्ट्री को कह लीजिए, या एग्रीप्रेन्योर्स को कह लीजिए, या एंटरप्रेन्योर्स को कह लीजिए, सबके लिए कोई ना कोई रोल अवश्य होता है। सुबोध जी, मैं इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ और पढ़ रहा हूँ। अगर हम अपने जो फूड वेस्ट है, उस फूड वेस्ट का सिर्फ 50% भी अगर अपन यूज़ कर लें और उसको कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ घर जो हैं उसको बिजली मिलती है। तो उस लेवल को अचीव करने के लिए बाधा कहाँ पर आ रही है? इतना बड़ा एक सेगमेंट दिखाई देता है कि 1 करोड़ परिवारों को बिजली सप्लाई हो सकती है इससे, और कंजम्पशंस को इंक्रीज भी किया जा सकता है, और जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रिसिटी की उसको भी पूरा किया जा सकता है। तो फिर हर्डल कहाँ पे है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी हर्डल है फूड वेस्ट की, खास तौर से, क्योंकि इसमें सरकार बहुत प्रयास कर रही है। और जैसे आपने इंदौर का एग्जाम्पल दिया, तो वहीं से कहानी शुरू करता हूँ कि इंदौर में सरकार की तरफ से और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उन लोगों ने अब मिल करके काम किया कि वो सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करते हैं। घर में देखिए 2-3 तरीके की आपके वेस्ट जनरेट होती है। एक तो फूड वेस्ट हो गया, जो किचन वेस्ट हो गया, उसके साथ में प्लास्टिक की दूध की थैली हो जाती है, कुछ कागज़ निकल जाता है, कुछ और प्लास्टिक पैकेजिंग वगैरह है। जनरली क्या होता है, एक ही डब्बे में लोग डाल देते हैं और उसको जो कूड़ेदान में डाल दिया, उसको बाहर फेंक दिया। अब समस्या क्या आती है कि जो हमें एनर्जी बनानी है, बायोगैस खास तौर से, उसके लिए सिर्फ हमें ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए, यानी जो सब्जियों के छिलके हैं या पका हुआ खाना भी है, उस तरह की चीज़ें चाहिए। अब वो पूरा मिक्स हो जाने से वो बड़ी समस्या आती है। तो वो इंदौर के मॉडल में ये बहुत अच्छा काम किया गया है कि वो सोर्स सेग्रीगेशन जिसे कहते हैं, कि घर पे ही उसकी सेग्रीगेशन हो जाती है, और बड़े जागरूक नागरिक हैं वहाँ के। अब उस तरह के प्रयास और जगहों पे भी हो रहे हैं। तो उसकी वजह से वो वहाँ पे उनका बायोगैस प्लांट बड़ा कामयाबी से चल रहा है। वो करीब 500 टन कचरा जो ऑर्गेनिक है वो पहुंच पा रहा है, और जिससे कि 17 टन बायोगैस CBG जो है वो बन पा रही है। तो इसी तरह के प्रयास और शहरों में किए जाएंगे। यहाँ दिल्ली में भी एक इस तरह का प्लांट लग रहा है, और भी शहरों में इस तरह का। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके जी। इसमें एक और चीज़, अगर मान लीजिए किसी के पास अब लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और वो अगर इस तरीके की एनर्जी को अगर प्रोड्यूस करना चाहता है, क्योंकि एक बात तो ये समझ में आ गई कि फार्मर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं ग्रो कर रहा, फाइन, वो सिर्फ गेहूं या चावल या सब्जी या फल नहीं उगा रहा, उसके साथ साथ में वो एक ऐसी एनर्जी को भी डेवलप कर रहा है जिससे आपके घर में लाइट पहुंच सकती है, जिससे आपके गाड़ी के अंदर में तेल डल सकता है, जिससे आपके घर का चूल्हा भी जल सकता है ज़्यादातर। ठीक है जी। तो इस चीज को अगर फार्मर समझ जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो जमीन ने उसको दिया है उसमें सिर्फ अनाज नहीं है, उसके साथ साथ में ये भी एसेंशियल्स मौजूद हैं, तो अगर उसके पास, किसी के पास जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, तो उसको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इसमें क्या है कि ये जैसे बायोगैस का प्लांट है, CBG प्लांट है, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए होती है उसको लगाने के लिए। अब एक छोटा प्लांट मान लीजिए गांव के लेवल पे लगाना है, और वो उसमें दिन का करीब 25-30 टन
कूड़ा जिसमें कि गोबर भी हो सकता है, किचन वेस्ट भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें अगर इकट्ठा हो जाएं तो 25-30 टन वेस्ट से करीब 500 किलो CBG बन सकती है। अच्छा। जिससे कि अब CNG वाले ट्रैक्टर आ गए हैं, तो आप सोचिए कि वहीं पे ट्रैक्टर भी चलाया जा सकता है, थोड़ी बहुत बिजली भी बनाई जा सकती है। तो और चीज़ तो ये प्रयास हुए हैं, छोटे छोटे मॉडल इस तरह के बने हुए हैं जहाँ पे कि 500-600 किलो का CBG प्लांट लग जाता है, जहाँ पे कि छोटे। अदरवाइज़ क्या होता है कि बड़े शहरों में ये सब वेस्ट ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वहाँ पे इंदौर जैसे प्लांट लग जाते हैं। अब तीसरी चीज़ ये हुई कि जो खेत में वेस्ट है, जैसे कि आपने पराली हो गया या मक्के का वेस्ट हो गया, ये इसके लिए बड़ी जगह चाहिए होगी, करीब 8-10 एकड़। ओके। हाँ, तो वो और ये प्लांट थोड़े महंगे हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रवि जी, बायोचार यहाँ पर एक बड़ा सेगमेंट दिखाई देता है, और चूंकि ब्रेक के दौरान और उससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रोग्राम शुरू होने से पहले में बायोचार के बारे में सुबोध जी भी डिटेल में ब्रीफ कर रहे थे कि फार्मर अगर इसको बायोचार को फील्ड के अंदर में यूज़ करता है तो एक तो प्रोडक्शन के अंदर में इजाफा होगा और उसकी इनकम वहाँ से भी इंक्रीज करेगी, और पेस्टिसाइड्स का कम प्रयोग होगा तो वहाँ पे उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। चैलेंजेस जो हैं वो ये चैलेंज आता है कि एक बार जब इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या उसका कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट फार्मर को मिलेगा? देखिए, कार्बन क्रेडिट जो है अभी इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वर्ल्ड में अगर इसका साइज देखें तो 30-35-40 हज़ार करोड़ के करीब है। ओके। लेकिन आने वाले वक्त में जो पेरिस प्रोटोकॉल के अंदर सब देशों की अपनी एक कमिटमेंट है, ठीक है, कि वो नेट ज़ीरो कब तक होंगे। हाँ। तो ये मार्केट डेवलप होने वाला है आने टाइम में, ठीक है, और अभी इस पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन कंक्रीट काम, जो कंक्रीट स्टेप्स हैं वो अभी इन द मेकिंग है। ओके। तो बायोचार डेफिनेटली कार्बन क्रेडिट इससे जो मिलेंगे और जब इनकम होगी तो उसका फ़ायदा जो है किसानों को होना अनिवार्य है, होगा ही होगा। और कार्बन क्रेडिट के अलावा जो है किसानों को जो माइक्रोब्स जो कलेक्शन है, जो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी बायोचार के कारण, उसका भी अतिरिक्त फ़ायदा होगा। और दूसरा एक बेसिक चीज़ आप समझ लीजिए कि बायोचार से आप जो है कार्बन जो है जो इन्वायरमेंट में जाने से कम करके आप उसका जो है सर्कुलर तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा जो है साथ के साथ होने वाला ही है। ओके। सुबोध जी, बायोचार के ऊपर पे डिस्कशन जो शुरू हुई है, तो बायोचार फार्मर, चूँकि जब आप बता रहे थे कि इसका एक प्रोसेस है बायोचार को यूज़ करने का भी, अगर आप इसको रो यूज़ कर लेते हैं तो वो खेत को ख़त्म कर सकता है, यानी कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को वो ऑब्जर्व कर लेगा और उसके बाद में उसके प्रोडक्शन के ऊपर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। फार्मर को किस स्टेज के ऊपर इसको यूज़ करना है और उसका फार्मर को क्या बेनिफिट होगा, एज वेल एज उसकी इनकम के अंदर में कैसे इजाफा होगा? देखिए, इसका उपयोग जो है कच्चा बायोचार नहीं डालना है खेत में, उसको आपने कंपोस्ट के साथ में मिला करके प्रोसेसिंग के लिए रख देना है। ओके। तो 1 महीने से 3 महीने में वो उसमें जो माइक्रोब्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे और वो बायोचार सैचुरेट हो जाएगा माइक्रोब से। ठीक है। उसके बाद में आप इसको खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। बायोचार के बारे में भी थोड़ा बताइए, बायोचार होता क्या है, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि बायोचार होता क्या है। सर देखिए, बायोचार जो है अब जैसे लकड़ी का कोयला होता है, बस मोटा मोटी वही है, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस ये होता है कि बायोमास को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के अभाव में गर्म किया जाता है 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसको 1.5-2 घंटे उतने तापमान पे रखा जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसके जो वॉलेटाइल्स हैं और जो
पानी है उसमें, मॉइस्चर है, वो निकल जाता है। ठीक है। और सिर्फ प्योर कार्बन उसमें बच जाता है। ठीक तो है। वो एक्टिवेटेड कार्बन की तरह रहता है इसमें। ठीक है। हालांकि एक आपको इस पे अपडेट भी दे दें, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर थे तो जापान के साथ में पहला कंट्री टू कंट्री एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है और कार्बन क्रेडिट को लेकर के ही एग्रीमेंट हुआ है। तो निश्चित तौर के ऊपर पे ये एक उस काल की तरफ हम कह सकते हैं कि देश अग्रसर हो रहा है, जहां पर यहां से भी देश को भी बेनिफिट होगा, देश के किसानों को भी बेनिफिट निश्चित तौर के ऊपर भी दिखाई देगा। रवि जी, आप स्टूडियो में हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबोध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन अब वक्त हो गया है हमेशा की तरह सवालों और जवाबों के सिलसिले का। तो पिछले हफ्ते हमने जो आपसे सवाल किया था, उस सवाल का सही जवाब क्या है और उसके विजेता कौन है, ये इस पर हम चलते हैं। हमने आपसे पिछले एपिसोड में सवाल किया था, विपणन सीजन 2025-26 के लिए अरहर की प्रति क्विंटल कितनी एमएसपी निर्धारित की गई है। ऑप्शंस थी, ऑप्शन ए 5,000 रुपये, ऑप्शन बी 6,000 रुपये, ऑप्शन सी 7,000 रुपये और ऑप्शन डी 8,000 रुपये। तो इस सवाल का सही जवाब है आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑप्शन डी 8,000 रुपये। और जिन लोगों ने सही जवाब भेजे हैं उनके नाम टीवी स्क्रीन के ऊपर पे आपके सामने। आज का जो एपिसोड है उससे जुड़ा हुआ जो सवाल है, चलते चलते आपको उस सवाल के साथ छोड़े चलते हैं। आज का सवाल है, भारत में कितने प्रतिशत कृषि अवशेष उपयोग में लाए जा रहे हैं। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 32% और ऑप्शन डी 42%। आपको इस सवाल का जवाब हमें मेल करना है अपना commodityexpert@gmail.com पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको इस सवाल का जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच, यानी कि 24 घंटे में हमें भेज देना है। कहीं मत जाइए, इस विशेष पेशकश के अंदर तो फिलहाल इतना ही, लेकिन दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की चर्चाओं का, जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या आप जानते हैं BSF यानी ब्लैक शोल्जर फ्लाई का इस्तेमाल हमारी खेती में कितना लाभकारी है। मैं तो इंसेक्ट फार्म का फाउंडर हूँ। हम ब्लैक शोल्जर फ्लाई लार्वे यूज़ करके ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। साथ ही BSF यूज़ करके एनिमल फीड एज वेल एज पोल्ट्री फीड कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपका घर पर ही तो प्रोसेस कर सकती है आप। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। पूरे शहर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। सरेआम अपने पापा की इज्जत नीलाम कर दे, इतना गिर जाएगी आकाश। तुम जो जिम्मेदारी मुझे सौंप के गई थी, वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। अरविंद का फोन आया है। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर।
पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।